दोस्तों, भारत के इतिहास में आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होना यह बहुत ही रेयर बात है। इनफैक्ट इंडिया की कोई भी नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अपनी खुद की ही पार्टी में प्रेसिडेंट चुनने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाती ही नहीं, क्योंकि इंडिया में उस तरह का कोई ट्रेडिशन ही नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए जिस तरह से अभी देश में हालात बन रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी एक लीडरशिप वैक्यूम से गुजर रही है, जिस तरह से कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था कि पार्टी में इंटरनल रिफॉर्म्स किए जाए और पार्टी के लिए एक नया प्रेसिडेंट चुना जाए जो गांधी फैमिली से नहीं हो। क्योंकि पार्टी में कईयों को यह लग रहा था कि गांधी फैमिली का प्रेसिडेंट ही रियल रीजन है पार्टी के डाउनफॉल के लिए, और यह चीज गांधी फैमिली को भी ध्यान में आ रही थी। इसलिए पूरे देश में लगभग 36 वोटिंग सेंटर पर बकायदा वोटिंग की गई, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंसी के लिए मेन राइवल थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी। कुल 9,500 वोटिंग में से 7,000 से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिले और वो क्लियर कट मेजोरिटी में जीत के आए। आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब एक नए प्रेसिडेंट को तो चुन लिया गया था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस का डाउनफॉल सिर्फ पिछले 5 से 10 साल से शुरू हुआ है या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है? क्या ये रिफॉर्म्स कांग्रेस को फिर से बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी साबित कर पाएंगे? क्या ये रिफॉर्म्स कांग्रेस को फिर से अपनी ग्लोरी लौटा पाएंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये कांग्रेस के लिए सच में एक नई शुरुआत साबित होगी? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही महान इतिहास रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि ये फर्स्ट मॉडर्न नेशनलाइज्ड मूवमेंट थी जो एशिया और अफ्रीका में पहली बार ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़ी की गई थी 1885 में। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका प्रेजेंस बहुत ही क्रूशियल था। खासकर 1920s के बाद महात्मा गांधी के लीडरशिप में इसका प्रेजेंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही जरूरी था। इतिहास में इसी कांग्रेस की वजह से हमें अलग अलग एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट मूवमेंट भी उभरते हुए दिखते हैं। इनफैक्ट इसी कांग्रेस की वजह से यूनाइटेड किंगडम से हमें इंडिपेंडेंस मिला। अब दोस्तों, आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग है। वैसे अगर देखा जाए तो आज की कांग्रेस में और पुरानी कांग्रेस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके हिस्ट्री की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद लगभग 20 सालों तक इस अकेले पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस था। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक हमारे देश में लगभग 17 जनरल इलेक्शंस हुए हैं, और उन 17 में से लगभग 7 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल की है और खुद की सरकार बनाई है, और 3 बार कोएलिशन के साथ सरकार बनाई है। ऐसे लगभग 50 से ज्यादा सालों तक भारत में उनकी गवर्नमेंट थी। यानी रफली हम ये बोल सकते हैं कि जितना पुराना भारत का इतिहास है उतना ही पुराना कांग्रेस का इतिहास है। इसलिए ग्रेजुअली जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर इंडिया के लीडर बन गए। महात्मा गांधी से लेकर जिन्ना तक, नेहरू से लेकर बोस तक, लोकमान्य तिलक से लेकर गोखले तक सभी कांग्रेस के लीडर्स थे। भले ही उन सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, लेकिन वो सब एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी प्रोमिनेंट पार्टी होने के बावजूद वो कौन से रीजंस है जो कांग्रेस के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कांग्रेस की आज की इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, ये सिर्फ 5 से 10 साल पुरानी कहानी नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 में। 1966 ये वो साल था जब इंदिरा गांधी की फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुई थी। देश स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। वो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने लगभग 17 सालों तक देश संभाला। लेकिन 1964 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तब कांग्रेस से हर एक इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, हु कम्स आफ्टर नेहरू? नेहरू के बाद कौन?
दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ये पार्टी के तो बड़े लीडर थे ही, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के भी बहुत बड़े लीडर थे। इसलिए उनकी डेथ की वजह से पॉलिटिकल स्पेस में एक वैक्यूम सा तैयार हो चुका था। उनके बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चुना। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। लेकिन वो सिर्फ 19 महीनों तक प्राइम मिनिस्टर रह सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ताशकंद में उनकी बहुत ही सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट पर एक मूवी भी आई थी, द ताशकंद फाइल। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट मूवी, क्योंकि उस मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से इवेंट्स को अनफोल्ड किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशियस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। खैर दोस्तों, 1966 में शास्त्री जी की डेथ के बाद जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तभी से पार्टी में अल्टरनेटिव्स बनना शुरू हो चुके थे। जवाहरलाल नेहरू के वक्त पार्टी के इंटरनल रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया जाता था। रीजनल लेवल पर भी पार्टी में कौन सी पोजीशन किसे देनी है, यह तय करने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कहीं ना कहीं पावर बैलेंस सेंट्रली शिफ्ट होने लगा, और इसका इफेक्ट हमें तभी दिखा भी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर अलग अलग पार्टियां बन रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस, बांग्ला कांग्रेस, ऐसी अलग अलग पार्टी तैयार हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि उस समय के प्रेजेंट गवर्नमेंट से लोग नाखुश थे। और 26 जून 1975 के मिडनाइट को तो ये कंफर्म हो गया कि अभी देश की सभी पावर सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के हाथों में कंसंट्रेट हो चुकी है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पूरे देश में इमरजेंसी लगाना यह कांग्रेस के लिए बहुत ही गलत डिसीजन था। इमरजेंसी इंडियन इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में डार्केस्ट पीरियड था, क्योंकि तब गवर्नमेंट एक ऑथोरिटेरियन सरकार बन चुकी थी। पूरी अपोजिशन जेल में बंद थी, प्रेस के ऊपर एक्सट्रीम सेंसरशिप लगाई गई थी, मास स्टरलाइजेशन के कैंपेन चलाए जा रहे थे। यानी रफली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा था। इमरजेंसी के वो 21 महीनों की कीमत कांग्रेस को बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। 1977 में जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए तो पहली बार सेंटर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जो ऑब्वियसली बनने ही वाली थी। और तब से हम ये कह सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि कांग्रेस को भी अल्टरनेटिव रहना जरूरी है। ये युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं, आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। लेकिन फिर भी तब से लगभग 2 दशक लगे जनता पार्टी को खुद की गवर्नमेंट बनाने में, जो आज के मॉडर्न बीजेपी का ही पुराना स्वरूप है। 2004 में कांग्रेस फिर से बीजेपी को हरा के पावर में आई, जो अगले 10 सालों तक पावर में रही। और फिर 2014 में फिर से लोकसभा इलेक्शन बहुत बुरी तरह से हारी, जो 543 सीट्स में से सिर्फ 44 सीट्स हासिल कर पाई, जो अब तक की कांग्रेस की सबसे बुरी हार थी। 2019 के जनरल इलेक्शंस में भी कांग्रेस सिर्फ 52 ही सीट्स जीत पाई। इस हार के बाद मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, उनका मानना यही था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एक जेन्युइन मास लीडर नहीं है, उतनी विल पावर नहीं रही कि वो पुराने दिन वापस ला सके। 2019 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी रिजाइन कर देते हैं। तब कांग्रेस के कई लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि अगर गांधी फैमिली के सिवाय किसी उनके फैमिली के बाहर के प्रोमिनेंट लीडर को अगर प्रेसिडेंट चुना जाए तो कांग्रेस फिर से एक नई ताकत के साथ उठ खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जी ने कार्यभार हाथ में लिया, जो अभी 2022 तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। लेकिन अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, जो पिछले 24 सालों में पहले नॉन गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट रहेंगे। ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी के पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जिस तरह से स्टेट और नेशनल लेवल पे कांग्रेस का प्रेजेंस कम होता जा रहा है, तो उसमें खड़गे जैसे पुराने लीडर्स ही कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि अगर कांग्रेस को 2024 में बीजेपी के खिलाफ तगड़ी फाइट देनी है
तो समय बहुत कम है। 2 साल से भी कम समय बाकी है और ऐसे में पार्टी वर्कर्स में फिर से एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, 2024 के लिए एक प्रॉपर इलेक्शन मैकेनिज्म तैयार करना, पार्टी में कई ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स करना ताकि सबके लिए विन विन सिचुएशन तैयार हो और पार्टी मेंबर्स में जनरेशनल डिवाइड की जो गैप बढ़ रही है उसे बैलेंस करना, यह नए प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप साबित होगी। अभी कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक का लगभग 3570 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा, जो भारत के इतिहास में इंडियन पॉलिटिशियंस द्वारा किया गया सबसे लंबा मार्च साबित होगा। यह सफर कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप साबित हो सकता है खुद को फिर से नई उम्मीद के साथ खड़ा करने के लिए। वैसे कांग्रेस किस तरह से आने वाले इलेक्शंस को हैंडल करते हैं, उनके क्या क्या प्लान्स होंगे, उनके पार्टी के लिए क्या क्या डिसीजंस होंगे, वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम आज के इस वीडियो में यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।